नमस्कार शिक्षार्थियों, NIOS के कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर मानव पाचन तंत्र के प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप मानव शरीर के एनाटॉमी और फिजियो के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम यहाँ पर आपको मानव पाचन तंत्र, सारे तंत्रों में से एक तंत्र है, तो उसके बारे में प्रैक्टिकल ज्ञान हम आज यहाँ पर प्राप्त करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रत्येक मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए तथा शरीर के प्रत्येक अंग को उचित ढंग से कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन या आहार से प्राप्त होती है। हमारे भोजन के मुख्य अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज पदार्थ आदि हैं। लेकिन हमारे शरीर की कोशिकाएं अर्थात सेल्स जो हैं, हमारे द्वारा खाए गए भोजन में उपलब्ध पोषक तत्वों को उनके मूल रूप में अवशोषित नहीं कर सकती। इसके लिए भोजन का कोशिकाओं द्वारा ग्रहण किया जा सकने वाला रूप अर्थात उनका छोटे अणुओं में विभाजित होना अत्यंत आवश्यक है। यह कार्य पाचन तंत्र द्वारा किया जाता है। विजातीय द्रव्यों को अर्थात जटिल पोषक पदार्थों को सजातीय अर्थात अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को पाचन कहते हैं और यह क्रिया पाचन तंत्र द्वारा संपन्न की जाती है। हमारा पाचन तंत्र यह क्रिया विविध यांत्रिक, मैकेनिकल और रासायनिक केमिकल विधियों द्वारा संपन्न करता है। आज हम इस पाचन तंत्र के विभिन्न मुख्य और सहायक अंगों के विषय में जानेंगे तथा साथ ही यह भी जानेंगे कि पाचन किस प्रकार होता है। आइए सबसे पहले देखते हैं मानव पाचन तंत्र में मुख्य अंग कौन से हैं और सहायक अंग कौन से हैं। मानव पाचन तंत्र के मुख्य अंग हैं मुख गुहा जिसे हम ओरल कैविटी कहते हैं, ग्रसनी फेरिंक्स, ग्रास नली ईसोफेगस, अमाशय स्टमक, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। सहायक अंगों में है लार ग्रंथि जिन्हें हम सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं, यकृत जिसे हम लीवर बोलते हैं, इसमें गॉल ब्लैडर भी रहता है साथ में, अग्नाशय जो कि पैनक्रियाज है। पाचक प्रणाली को एक लंबी पेशीय नली के रूप में देखा जा सकता है। यह मुख से आरंभ होकर गुदा पर समाप्त होती है। इसे आहार नाल अर्थात एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। जैसा कि अभी हमने पीछे देखा इसके मुख्य अंग कौन से हैं, तो हम फिर से एक बार चित्र के माध्यम से देखते हैं कि इसके मुख्य अंग हैं मुख गुहा, ओरल कैविटी, ग्रसनी फेरिंक्स। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं कि मुख गुहा है और उसमें साथ में आपके जिह्वा, अधोजिह्वा, जो हम लार ग्रंथियों के बारे में अभी हमने जो बताया, जो सहायक ग्रंथ हैं, अंग हैं, उनके बारे में आप उनको भी देख सकते हैं। और साथ में ग्रसनी और ग्रसिका, ये भी आप चित्र के माध्यम से अच्छी तरह से देख सकते हैं। ग्रास नली ईसोफेगस, अमाशय स्टमक, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये आप चित्र के माध्यम से अच्छी तरह से देख सकते हैं कि ग्रास नली जो है आगे अमाशय से जुड़ी हुई है और अमाशय जो है नीचे छोटी आंत से और छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ी हुई है। ये सारे जो आप चित्र में देख रहे हैं ये सभी मुख्य अंग हैं। ये सभी मिलकर के पाचन तंत्र में सहायता करते हैं, कार्य करते हैं। आइए अब जानते हैं पाचन तंत्र के सहायक अंगों के बारे में। सबसे पहले हैं लार ग्रंथियाँ जिन्हें हम सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। ये संख्या में 3 जोड़ी होती हैं तथा मुख गुहा अर्थात ओरल कैविटी में होती हैं। ये हैं कर्णपूप जिसे हम पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं, दूसरा है अवचिबुकीय सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स और तीसरा है अधोजिह्वा सबलिंगुअल ग्लैंड्स। लार कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक पाचन करती हैं। इस तरह से जो हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जो भी हम भोजन लेना शुरू करते हैं, उसका पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है। दूसरा है यकृत अर्थात लीवर। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यकृत की कोशिकाओं से पित्त अर्थात बाइल का उत्पादन होता है। यह पित्त यकृत नलिका अर्थात हिपैटिक डक्ट से होते हुए एक पतली पेशीय थैली पित्ताशय गॉल ब्लैडर में एकत्रित होता है। गॉल ब्लैडर का मेन कार्य है, मुख्य कार्य है कि जो पित्त यकृत से आ रहा है, उत्पादित हो रहा है, उसको अपने में स्टोर रखना और जब मनुष्य को उसकी ज़रूरत हो उसको वहाँ से रिलीज़ करना। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं कि ये लीवर है और इसके नीचे ये हरे से जो आपको एक थैली सी दिख रही है, ये गॉल ब्लैडर है जो कि यकृत के अंदर एक पाउच रहता है, उसमें रहती है। तीसरा है अग्नाशय जिसे हम पैनक्रियाज कहते हैं। यह बड़ी पत्ती के आकार की और सी आकार की ग्रहणी जो कि छोटी आंत का एक भाग है, उसके बीच में स्थित एक लंबी ग्रंथि है।
यह अग्नाशय रस उत्पन्न करने के अतिरिक्त इंसुलिन का निर्माण भी करता है। जैसा आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो सी आकार का आप देख रहे हैं ये ड्यूोडेनम है, जिसे हम ग्रहणी कहते हैं, और ये जो बीच में एक पत्ती सी लंबी सी आपको एक पीली सी ये दिख रही है ये पैनक्रियाज है, और जो ऊपर ये आप हरे रंग का देख रहे हैं ये गॉल ब्लैडर है। आइए अब जानते हैं भोजन पाचन के विभिन्न चरण, अर्थात कि जो हम भोजन लेते हैं वो किस प्रकार से कितने चरणों में हम पाचन करते हैं। सबसे पहला इसमें चरण होता है अंतर्ग्रहण, अर्थात भोजन को खाना, जिसे हम इंजेशन कहते हैं। मनुष्य में भोजन मुंह के माध्यम से खाया जाता है और इसे हाथों की मदद से मुंह में हम डालते हैं। दूसरा है पाचन, डाइजेशन, जो कि हमारा मेन चरण है, जिसमें कि हमने पहले बताया आपको कि भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे मुंह में जो लार ग्रंथियां हैं वो एक लार सिक्रीट करती हैं टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज जिसे हम बोलते हैं, तो उसी से हमारा कार्बोहाइड्रेट सर्वप्रथम पाचन मुंह में शुरू हो जाता है। ये आप पूरा देख सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि आप किस तरह से पाचन क्रिया शुरू होती है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। मुख गुहा या मुख गुहिका में दांत, जीभ और लार ग्रंथियां होती हैं। दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है, उसे चबाता है और पीसता है। इस तरह दांत भौतिक पाचन में मदद करते हैं। जब तक हमारा आहार छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बटेगा तो वह अंदर जाके अच्छे से उसका पाचन नहीं होगा। तो इसलिए बोलते हैं कि जब भी हम कहते हैं कि खाने को अच्छे से चबा के खाना चाहिए, ताकि हमारा जो आमाशय है उसको कम से कम काम कार्य करना पड़े। तो हम इसलिए दांतों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए कि उसको भोजन को हम अच्छी तरह से टुकड़ों में काटें, उसे चबाएं। हमारे मुंह में पाई जाने वाली लार ग्रंथियां लार बनाती हैं और जीभ की मदद से लार भोजन में मिलती रहती है। ये आप देख सकते हैं कि मुख गुहा है, इसमें मुख है, जिह्वा है, जैसे हम अभी बता रहे थे आपको, ये सारे के सारे आपके सहायक और मुख्य अंग इसमें आपको दिख रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं लार एक प्रकार का जलीय तरल होता है, इसलिए यह भोजन को हमारे मुंह में गीला कर देता है और उसे आसानी से निगलने में मदद करता है। कई बार हम देखते हैं कि जब कभी हमारी नज़र स्वादिष्ट खाने पर पड़ती है या हम स्वादिष्ट खाना खाते हैं, हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ऐसा लार ग्रंथियों द्वारा पैदा होने वाली लार के कारण होता है। तो जो लार है आपके शरीर में बेसिकली जो आपका खाना है उसको गीला करते हैं और उसको निगलने के लिए आपकी मदद करते हैं। एंजाइमों का स्राव कर लार ग्रंथियां रासायनिक पाचन में मदद करती हैं। मनुष्य की लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन कहते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है। यह भोजन में मौजूद स्टार्च जैसे चीनी को पचाता है, इसलिए स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। इसके बाद भोजन ग्रसनी से फेरिंक्स से होता हुआ ग्रास नली ईसोफेगस में चला जाता है, जहां उसकी भित्तियों में अंदर जो वॉल्स हैं उसमें स्थित वृत्ताकार अर्थात सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल सूत्र जो मसल्स होती हैं अपने संकोच और विस्तार, जिसे हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं, उसके द्वारा उसको ग्रास नली के अंत तक पहुंचा देते हैं और ग्रास जठर द्वार द्वारा आमाशय में प्रवेश करता है। आमाशय या हम जिसे पेट बोलते हैं आम भाषा में, अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के आकार वाला अंग होता है जो पेट के बाईं तरफ होता है। भोजन पेट में करीब 3 घंटों तक पीसा जाता है। इस दौरान भोजन और भी छोटे टुकड़ों में टूटता है और एक अर्ध ठोस पेस्ट बनता है जिसे कि हम काइम कहते हैं। पेट की दीवारों में उपस्थित ग्रंथियां आमाशय रस जो कि गैस्ट्रिक जूस जिसे हम बोलते हैं का स्राव करती हैं। ये आप आमाशय की स्थिति देख सकते हैं कि किस प्रकार ये बाईं तरफ आपको दिख रहा है और ये जे आकार का, इंग्लिश में जैसे हम जे बनाते हैं उसके आकार की एक अंग है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर से ग्रसिका आ रही है, ये जठरागम है जो इसका मेन ऊपर फंडस वाला पार्ट है, और ये नीचे इसका एक स्फिंक्टर आप देख सकते हैं जिसमें हमने जठर निर्गम लिखा है जो कि ग्रहणी के ऊर्ध्व भाग से जुड़ा हुआ है। जो हमने पीछे गैस्ट्रिक जूस की बात करी थी उसमें 3 पदार्थ होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम और म्यूकस। आमाशय में पाचक रस द्वारा भोजन को काइम में परिवर्तित होता है। पेप्सिन एंजाइम भोजन में मौजूद प्रोटीन का पाचन करता है, इसलिए प्रोटीन का पाचन पेट में शुरू होता है। और जो म्यूकस लेयर होती है आपकी, आप ये सारे जो एसिड स्टमक में बन रहे हैं उनका कोई असर शरीर के मसल्स पे ना पड़े, उसको ये म्यूकस बचाता है। अब आंशिक रूप से पचा भोजन
पेट से छोटी आंत के ग्रहणी ड्यूडेनम में जाता है। यह छोटी आंत का प्रथम भाग है और लगभग 10 से 12 इंच लंबा होता है। यह यकृत, अग्नाशय तथा पित्ताशय से पाचक रस प्राप्त करता है, जो आगे काइम को और अधिक विखंडित करता है। आइए देखें चित्र के माध्यम से छोटी आंत और ग्रहणी। जैसे कि आप इसमें चित्र में देख सकते हैं कि ये जो आपका पीला छोटा सा पार्ट है ये ड्यूडेनम है और उसके नीचे जो ये लूप बना हुआ है ये छोटी इंटेस्टाइन का लूप है और ऊपर जो है आमाशय है और छोटी जो आंत है वो साथ में बड़ी आंत के साथ जुड़ी हुई है। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि साथ में इसकी शरीर में स्थिति क्या है। छोटी आंत या क्षुद्रांत, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, यह आहार नली का सबसे बड़ा हिस्सा है। बहुत पतला होने के कारण इसे छोटी आंत भी कहा जाता है और एक वयस्क पुरुष में यह लगभग 6.5 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत हमारे पेट में एक कुंडल के रूप में व्यवस्थित रहती है। मनुष्य में छोटी आंत भोजन के संपूर्ण पाचन यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का स्थान होती है। अर्थात यहाँ पे सभी जो हम आहार लेते हैं, जो कि हमने अभी आपको बताया था कि हमारा आहार जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन्स और मिनरल से बना होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम आपका डाइजेशन यहाँ पर होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है। तीसरा चरण है अवशोषण अर्थात एब्जॉर्प्शन। अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पाचन से प्राप्त उत्पाद यांत्रिक म्यूकोसा से निकलकर रक्त या लसिका में प्रवेश करते हैं, अर्थात ब्लड या आपके लिम्फ में प्रवेश करते हैं। यह निष्क्रिय, पैसिव, सक्रिय या एक्टिव, जिसे हम कहते हैं, परिवहन क्रियाविधियों द्वारा संपादित होता है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, क्लोराइड, आयन आदि की थोड़ी मात्रा सरल विसरण, जिसे सिंपल डिफ्यूजन हम आम बोलते हैं, प्रक्रिया द्वारा रक्त में पहुंच जाती है। यह अवशोषण भी छोटी आंत में ही होता है और जब तक आपके आहार का जो आपका आहार पाचन जिसका हुआ है वो अवशोषित नहीं होगा तो आपके जो शरीर है उसको कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। जो आपके शरीर है उस आहार से ऊर्जा नहीं प्राप्त कर पाएंगे, इसलिए अवशोषण होना अत्यंत आवश्यक है। पाचन के बाद भोजन के कण और अधिक छोटे हो जाते हैं और छोटी आंत से होते हुए हमारे रक्त में पहुंचते हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि छोटी आंत पचाए हुए भोजन के अवशोषण का मुख्य क्षेत्र है। यह अवशोषण विलाई के द्वारा होता है, जो कि छोटी आंत में भीतरी सतह में लाखों उंगलियों जैसे प्रक्षेपण होते हैं, उन्हें हम विली कहते हैं। छोटी आंत अवशोषण के लिए बड़ा सतह क्षेत्र प्रदान करते हैं, जिसमें जो ये विलाई हैं ये अवशोषण के लिए आपको बड़ा सतह क्षेत्र प्रदान करते हैं और जो पचा हुआ भोजन है हमारे रक्त में जाता है। ग्रहणी के बाद भोजन अग्र क्षुद्रांत, जिसे हम जेजुनम, और शेषांत्र इलियम, उसमें जाता है। चौथा हमारा चरण है समावेश या स्वांगीकरण अर्थात एसिमिलेशन, जिसे हम बोलते हैं। अवशोषित पदार्थ अंत में ऊतकों तक पहुंचते हैं, अर्थात टिश्यूओं तक पहुंचते हैं। जो हमने जो कुछ भी खाया, जो हमारा पाचन हुआ, एब्जॉर्ब होकर हमारे टिश्यूज तक पहुंचते हैं, जहां वे विभिन्न क्रियाओं से उपयोग में लाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को समावेश या स्वांगीकरण कहते हैं, अर्थात अपने में मिला लेना कि जो हमने आहार खाया है, जो हमने आहार लिया है, जो अवशोषित होकर ताकि वह हमारे काम आ सके, उसको हम अपने शरीर की ऊर्जा के लिए, शरीर में जो भी कोई टूट फूट हुई है उसकी मरम्मत के लिए हम उसको प्रयोग कर सकें। इस प्रक्रिया को हम स्वांगीकरण कहते हैं। रक्त पचाए हुए और घुले हुए भोजन को शरीर के सभी अंगों तक ले जाता है, जहां यह कोशिका के रूप में समावेशित होता है। शरीर की कोशिकाएं समावेशित भोजन का प्रयोग ऊर्जा प्राप्त करने के साथ साथ शरीर के विकास और मरम्मत के लिए भी करती हैं। अपचा भोजन यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा होता है, जिसे ग्लाइकोजन कहते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर शरीर इसका उपयोग कर सकता है। जैसा कि हम अभी आपको बता रहे हैं कि जो लीवर है हमारा सहायक अंग है, तो यह ग्लाइकोजन का स्टोर भी करता है, ताकि यदि कोई फास्टिंग कर रहा है या शरीर में किसी कारण से ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है या उसको खाना कुछ दिनों के लिए नहीं मिल पाता है या बंद होता है, तो जो ग्लाइकोजन है वो अपने आप से ग्लूकोज में, प्रोटीन में कन्वर्ट होकर के शरीर की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। पांचवा हमारा चरण है मल त्याग, जिसे हम इजेशन कहते हैं। हमारे द्वारा खाए गए भोजन का वह हिस्सा जिसे हमारा शरीर पचा नहीं सकता, वह छोटी आंत में अवशोषित नहीं हो सकता। इसलिए अनपचा भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत की दीवारें इस भोजन में से ज़्यादातर पानी को सोख लेती हैं और उसे ठोस बना देती हैं। यहाँ बड़ी आंत में
कुछ संख्या में मिनरल्स और विटामिन्स भी आपके एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हिस्सा पानी का यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है। ये देखिए, ये बृहदांत्र का चित्र है, लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें आप देख सकते हैं, एक तो आप पहले इसमें चित्र में स्थिति देख सकते हैं कि बृहदांत्र आपके शरीर में कहाँ पर है, और दूसरा इसके जो असेंडिंग कॉलोन, अवरोही जो है कॉलोन है, या ट्रांसवर्स कॉलोन है और डिसेंडिंग कॉलोन है, वो आप इसमें देख सकते हैं। साथ में सिग्मोइड कॉलोन, रेक्टम और एनस, ये भी सब इस चित्र में आप अच्छे से देख सकते हैं, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। बड़ी आंत का अंतिम भाग, जिसे मलाशय रेक्टम कहते हैं, इस अनपचे भोजन को कुछ समय के लिए भंडार कर रखता है। यह 6 से 8 इंच लंबा होता है। अंत में गुदा, एनल केनाल द्वारा यह हमारे शरीर से मल के रूप में बाहर निकल जाता है, और इस प्रक्रिया को मलत्याग कहते हैं। मलत्याग होना भी अत्यंत आवश्यक है। यदि मलत्याग नहीं होगा तो जिसे हम बोलते हैं कि कब्ज हो जाना या और कोई परेशानी इसमें हो सकती है, तो इसलिए मलत्याग भी होना अत्यंत आवश्यक है। ये आप देख सकते हैं मलाशय एवं गुदा कि आपके शरीर में मलाशय और गुदा कैसे दिखते हैं। ये ऊपर रेक्टम मलाशय है और नीचे गुदा, जहाँ से कि आपका मलत्याग होता है। इसमें इसके ये स्फिंक्टर दिखाए हुए हैं, और ये एनस जो है आपकी इसमें ओपनिंग दिखाई हुई है। इस प्रकार पाचन संस्थान संपूर्ण शरीर के संचालन को निरंतर ऊर्जा प्रदान करता है। इसका कार्य भोजन को अंतर्ग्रहण करके उसका पाचन करना एवं अवशोषित करके रक्त में मिलाना तथा बिना पचे और व्यर्थ पदार्थों को मल के रूप में शरीर से बाहर निकालना है। तो शिक्षार्थियों, आज आपने पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र के प्रैक्टिकल पहलू को देखा है, प्रायोगिक पहलू को देखा है कि किस प्रकार शरीर में हमारे मुख्य अंग और सहायक अंग हैं पाचन तंत्र के, वो किस प्रकार से हमारे शरीर में पाचन में मदद करते हैं, और किस प्रकार शरीर में हमारा अवशोषण, जो हमने खाया हुआ पदार्थ है पाचन के बाद अवशोषित होता है, उसका एसिमिलेशन, जिसे हम स्वांगीकरण कहते हैं, वह होता है, और मलत्याग होता है। ये सभी पाचन तंत्र का एक हिस्सा है, और ये उम्मीद करते हैं कि इससे आपको फ़ायदा होगा, आपको लाभ मिला होगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इसके साथ धन्यवाद।